स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे ही कवर कर लिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से पूछ ले जाते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अंत तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सभी को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो दोस्तों कहा गया है कि भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा 1774 में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन याद रखना, वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आज के सुप्रीम कोर्ट से कोई भी संबंध नहीं है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है अगर वो आ जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ठीक, उससे लिया गया है, ठीक। लेकिन अगर इसमें पूछा गया है भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो गठन है वो 1862 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1862 में। और किस रूप में हुआ था? कलकत्ता, ठीक, याद रखना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इस 3 जगह में दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक दोस्तों, याद रखना। किसकी स्थापना की गई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तब जो हमारा देश था वो ब्रिटिश भारत के, मतलब कि ब्रिटिश का अधीन था, या जिसको हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे, ठीक। अब नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1862 के तहत कहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम 1862 के तहत कहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों याद रखना, जो कि अभी हमने बात की कि 1862 में सर्वप्रथम हुई थी, लेकिन कहाँ कहाँ पर हुई, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों याद रखना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह पर हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी। इसके बाद है दोस्तों, भारत में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई। 1774 में कलकत्ता, 1866 में इलाहाबाद, 1862 में बम्बई या 1862 में मद्रास। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर चौथे उच्च न्यायालय की बात की, जो पहले 3 न्यायालय थे वो तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुए थे, लेकिन जो दोस्तों चौथा था, ठीक, याद रखना, उसका तो सबसे पहले ऑप्शन याद रखना कहाँ पर हुआ था, 1866 में। और हुआ कहाँ पर था? इलाहाबाद में, ठीक। पहले जो 3 थे वो हुए थे 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, लेकिन इसके बाद जो चौथा था दोस्तों वो इलाहाबाद में हुआ था सन 1866 ईस्वी में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया। मतलब कि एक दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक। कब हुआ था दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके तहत दोस्तों संसद को ये अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का, ठीक। और अगर कोई एक संघ राज्य क्षेत्र है तो उसके लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, चाहे वो राज्य और संघ क्षेत्र को भी मिला ले, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। इसके बाद है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में भारत में, ठीक, भारत में है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। राज्य विधानमंडल, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी, यह जो दोस्तों अधिकार है वो मिला हुआ है संसद को। दोस्तों किसे मिला हुआ है? संसद को मिला हुआ है, ठीक, ना ही राष्ट्रपति ना ही सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। फिर दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक, कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों याद रखना, भाग 6 में, किसमें दोस्तों? भाग 6 में, ठीक, किसका उल्लेख किया गया है? उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 1235 दोस्तों आपको पता होगा, 1235 में तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक, कौन है? मूल अधिकार हैं। फिर दोस्तों 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर दोस्तों 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों जो 214 से 231 है, इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया, ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या संसद। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं लगाएगा। ये जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें जो है सलाह जो है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए, मतलब कि अगर उच्च न्यायालय में होना है नियुक्ति न्यायाधीश की, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है, और यहाँ तक कि राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है, याद रखना, ठीक दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों इसमें दो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सलाह ली जाती है। कुल मिला के अगर सिंपल सा क्वेश्चन कहते हैं, सलाह चाहे कोई भी दे, अगर नियुक्ति की बात आ जाएगी कौन करेगा? तो वो करेंगे राष्ट्रपति, ठीक। फिर दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखिए सबसे पहला तो यह है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ठीक। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। फिर जो कह रहा है उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्षों का अनुभव हो, ठीक। एक तो ये सेंटेंस है, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्षों का अनुभव हो। और सेकंड है वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में या कोई भी न्यायालय हो में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक, अधिवक्ता रह चुका हो। तो दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए तथा बी में से कोई एक। याद रखना दोस्तों, या तो ए वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल करता हो, या जो बी वाला है, ठीक। ये दोनों में से मतलब कोई एक जो है वो योग्यता होनी ही चाहिए उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब ए अथवा बी, ए तथा बी में से कोई एक होना ही चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर उनके शपथ की बात आ जाए तो दोस्तों याद रखना वो दिलाते हैं कौन दोस्तों? वो दिलाते हैं दोस्तों, अगर शपथ की बात करते हैं वो दिलाते हैं राज्यपाल, ठीक। याद रखना कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल उन्हें उनकी पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक। याद रखना। जैसे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देखते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति दिलाते थे, ठीक। फिर है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं दोस्तों, राज्य विधानमंडल बिल्कुल नहीं, संसद दोस्तों एकदम करेक्ट है। संसद के द्वारा ही जो इनके वेतन और भत्ते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। याद रखना। हालांकि अगर बात कर दिया जाए मुख्यमंत्री के, है ना, तो वो तो दोस्तों सब राज्य विधानमंडल के द्वारा, लेकिन उच्च न्यायालय में कोई भी राज्य विधानमंडल नहीं लगाएगा, है ना, कि हो सकता है कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाए, सोचे कि जो उच्च न्यायालय है वो राज्य के लिए होता है तो शायद राज्य विधानमंडल से इनके वेतन भत्ते निर्धारित हों, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो उच्च न्यायालय है उसका जो वेतन भत्ते हैं और जितनी भी ये कंडीशन है ना वेतन भत्ते, तो दोस्तों वो सब किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद के द्वारा है, ठीक, याद रखना। और जो इनके वेतन भत्ते होते हैं वो संसद पर भारित भी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके जो मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएँ। फिर है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद के द्वारा, देखिए नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी और हटाया भी सिर्फ किसके द्वारा जा पाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा है, ठीक। मतलब कि जो फाइनल जो निर्णय है, जो फाइनल डिसीजन है वो राष्ट्रपति का होगा, मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो उसको हटाएंगे। इसके पहले दोस्तों, हालांकि ये उच्च न्यायालय की बात चल रही है ना, जो कि जो कार्यपालिका से एकदम अलग है, स्वतंत्र है, तो इसमें जो है जो ज़्यादातर जो भागीदारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय है ना, इनकी सलाह से ही होती है। सीधा जो है राष्ट्रपति वो नहीं हटा सकते। संसद का भी रोल होता है इसमें दोस्तों, है ना, मतलब संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए ये जो प्रस्ताव है। फिर उसके बाद दोस्तों 100 सदस्यों, जो लोकसभा से 100 सदस्य तथा 50 सदस्य राज्यसभा से, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो 100 सदस्य लोकसभा से या जो 50 सदस्य हैं वो राज्यसभा से हस्ताक्षरित करें, है ना, जो प्रस्ताव लाए उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर वो दोस्तों अध्यक्ष या सभापति के पास दे, है ना, अध्यक्ष मतलब अगर लोकसभा में तो अध्यक्ष के पास और अगर राज्यसभा है तो सभापति के पास। फिर दोस्तों अब ये जो सभापति, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि हम अलग से ऐड कर रहे हैं इसमें। ये भी पूछ सकता है कि ये जो अध्यक्ष और सभापति हैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों वो चाहे तो स्वीकार करें या चाहे तो अस्वीकार कर दें, ये उनके ऊपर है, ठीक, याद रखना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर है दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देता है? जो कि दोस्तों अभी हमने बात की, जब हटाए रहे राष्ट्रपति तो सिंपल सी बात है वो त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति ही को देंगे, ठीक।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश परंपरागत रूप से कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 60 वर्ष, 62, मतलब कि ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए हमने एक वर्ड परंपरागत ऐड किया है। मतलब एक ये परंपरा चली आ रही है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 62 वर्ष से अधिक आयु तक नहीं रह सकता है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एज कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा से कितने सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति को देना होता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की लोकसभा की बात आए तो 100 सदस्य, ठीक, और अगर राज्यसभा से बात आए तो 50 सदस्य, ठीक। तो दोस्तों ए तथा जो बी है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। याद रखना दोनों से नहीं, अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो 100 सदस्य है ना, अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 100 सदस्य की होनी चाहिए हस्ताक्षर, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो दोस्तों 50 सदस्य है ना, सिंपल है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। सेम इसमें हटाने की प्रक्रिया में ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक, याद रखना। फिर जो दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नियुक्त कर सकते हैं? मतलब कि मान लीजिए दोस्तों कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कार्यकारी, परमानेंट नहीं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस परिस्थिति में नियुक्त कर सकते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब करेंगे, है ना, ये तो एकदम सिंपल सी बात है ना। तो पहला एकदम करेक्ट हो गया। सेकंड है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मतलब कि अगर अस्थायी रूप से वो अनुपस्थित हो, अस्थायी रूप से मतलब कि हो सकता है कि आ जाएं। फिर दोस्तों यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो, मतलब कि वो अपना जो कार्य है वो अच्छे से ना कर पा रहे हो, ठीक, मतलब अक्षम हो। तो दोस्तों ये जो तीनों ही सेंटेंस हैं वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे, याद रखना, उपयुक्त जो सभी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो कि अभी हमने बात की थी। अच्छा, इसका भारित का मतलब क्या होता है? जो वेतन तथा भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको जो है लेट या रोका नहीं जा सकता है ना, ये जो है ये संचित निधि पर भारित ही है, और ना ही इसे कम किया जा सकता है, ठीक। इनके जो वेतन भत्ते हैं इन्हें कम भी नहीं किया जा सकता, ये बढ़ाया जा सकता है ना, बढ़ाने में तो उनका अच्छा ही है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक जो कंडीशन है उसमें रोका भी जा सकता है और जो है कम भी किया जा सकता है। वो दोस्तों कंडीशन कौन सी है? जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, अगर जो कि एक भी बार नहीं लगा है, ये भी आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो दोस्तों एक भी बार अभी तक नहीं लगा है, ठीक, याद रखना। तो उसी कंडीशन में सिर्फ इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कम किए जा सकते हैं, बाकी किसी कंडीशन में कम नहीं हो सकते और ना ही रोके जा सकते। तो दोस्तों याद रखना, पहला तो करेक्ट मतलब कि ये जो है उसकी स्वतंत्रता के लिए एक पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, संसद में न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। दोस्तों उनकी कार्यशैली पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक है, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से पृथक है। मतलब कि बिना किसी, है ना, जब तक कोई ऐसी बात ना हो जैसे कि महाभियोग लाना हो, हटाना हो, तभी कुछ ऐसा किया जा सकता है ना, और वो भी सलाह से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सलाह से। लेकिन संसद जो है वो स्वतंत्र रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है वो अपना जो है जो पद है उसका अच्छे से निर्वहन करें, ठीक, मतलब जो अपना दायित्व है उसका अच्छे से निर्वहन करें, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक, एकदम प्रतिबंध है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मान लो कि बाद में जो है उनको लालच दिया जाए कि आपको जो है महान्यायवादी या किसी राज्य में महाधिवक्ता बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस मतलब ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिससे कि इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। फिर दोस्तों अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता, ये जो इनके कर्मचारी है वो खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपने अनुसार नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी कंडीशन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक, याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो दोस्तों हमने पढ़ा था किसमें? हमने मूल अधिकार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और सुप्रीम कोर्ट वाले में भी पढ़ा था। जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक, जिसे संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात आ जाए तो दोस्तों याद रखना, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखना,
अगर देखिए रेट की तो बात हम लोगों ने समझ ली, ठीक। अब ये जो दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक, याद रखना किसके तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। एक मिनट दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक, याद रखना। अगर बात करते हैं कि किसके तहत उच्च न्यायालय होगा, देखिए उच्च न्यायालय के अगर गठन की बात करते हैं वो होगा 216। लेकिन देखिए दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है। एक तो कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, मतलब अनिवार्य है होना। तो दोस्तों ये तो अनुच्छेद 214 के तहत है ना। हो सकता है कि दो राज्यों के लिए एक साथ हो जाए, है ना, वो बात अलग है, लेकिन होना जरूर चाहिए। तो ये तो अनुच्छेद 214 के तहत हो गया। इसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 216 है ना, दो और ऐड कर दो, ठीक। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। फिर है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 218 या अनुच्छेद 219 या अनुच्छेद 220। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 219 के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो शपथ ग्रहण करते हैं। अच्छा, इन्हें शपथ कौन दिलाता है इनके पद की, तो अभी हमने अब बात की कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक। अगर मान लो राज्यपाल नहीं भी है तो राज्यपाल द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो दिला सकता है, जो कि राज्यपाल जिसको नामित करेंगे, ठीक, याद रखना। फिर दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जो साझे है ना, जो साझे उच्च न्यायालय की बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 231 के तहत, ठीक, याद रखना। अनुच्छेद 231 के तहत ये दोस्तों जितने भी अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, तो सिर्फ हमने वही अनुच्छेद उठाए हैं जिनके आने की संभावना बहुत बनी रहती है, ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। तो देखिए रिट की अगर बात कर दे तो वो तो हमने देखा था 226 के तहत जारी कर सकता है, लेकिन जो क्षेत्राधिकार का प्रावधान है वो दोस्तों 225 के तहत याद रखना है ना, एक अनुच्छेद उससे पहले है ना, 226 में रिट, और जो क्षेत्राधिकार की बात है वो अनुच्छेद 225 के तहत है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है। अन्ना चांडी, लीला सेठ, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों हमने बात किया था जो सरोजिनी नायडू जी हैं वो कौन है दोस्तों, वो तो हैं राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी कौन है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री, ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों जो लीला सेठ थी ये उच्च न्यायालय की कैसी थी, पहली महिला न्यायाधीश, ठीक, याद रखना। अगर पूछ दे कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, वो लीला सेठ थी। और दोस्तों अगर अन्ना चांडी की बात कर दिया जाए तो ये दोस्तों सत्र न्यायाधीश थी, कौन थी, ये पहली महिला सत्र न्यायाधीश थी, ठीक, याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना आप लोग, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो इसमें कवर कर दिए गए हैं। आपको करना क्या है, अगर चैनल अच्छा लगा हो, मतलब कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे दोस्तों हो गया कि हमारा जो चैनल है इसकी रीच बढ़ेगी, हमें और भी लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा, है ना। और दोस्तों यकीन मानिए जैसे दोस्तों ये चैनल ग्रो होगा हम आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना अच्छे से ख्याल रखिए आप सभी। थैंक यू सो मच।